हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे क्लास 11 की जो आपकी स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स वाली बुक है उसके चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं आपको एनसीईआरटी के। बेसिकली मैंने एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया है कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाती, मैं यही कोशिश मेरी रहती है कि जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको चैप्टर 5 तक पढ़ा चुकी हूँ और चैप्टर 6 जो कि है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, उसका मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो उसको पहले आप देख लीजिएगा, फिर ये पार्ट देखने आइएगा। ये आपका पार्ट 2 रहेगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि मेजर्स क्या होते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन का एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है, मतलब ओवरऑल इंट्रोडक्शन हमने देखा था। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे वो आपका टीजीटी कॉमर्स हो या पीजीटी कॉमर्स हो या फिर यूजीसी नेट हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर्स बेस्ड अपॉन स्प्रेड ऑफ वैल्यूज। तो ऐसे मेजर्स जो हम वैल्यूज पे बेस्ड होते हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला जो मेजर है वो रेंज है। रेंज हम कैसे निकालते हैं, कोई भी डेटा हमें दिया हो तो उसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है उससे जब हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ फॉर्मूले में भी दिया है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर किसी भी डेटा का हमें जो है रेंज निकालना है तो उसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, बड़ा नंबर होगा, उसको लेंगे हम, वही उसकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, और जो सबसे छोटा नंबर होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको लेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हायर वैल्यू ऑफ रेंज इम्प्लाइज हायर डिस्पर्जन। तो रेंज की वैल्यू जितना ज्यादा हाई आएगी उतना ज्यादा वो डिस्पर्जन दिखाएगी। ठीक है, जितना लो आएगी उतना लो डिस्पर्जन दिखाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग सम लिमिटेशंस। तो कुछ लिमिटेशंस के बावजूद रेंज इज अंडरस्टूड एंड यूज फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। तो रेंज हमारे लिए काफी आसान हो जाती है क्योंकि रेंज का फॉर्मूला बहुत आसान सा है कि हम अपनी लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे और हमारी रेंज निकल आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल लगता है हमको। ठीक है, आगे देखते हैं। For example, we see the maximum and minimum temperature of different cities almost daily in our TV screen. जैसा कि हम अपनी टीवी पे मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं मौसम का। ठीक है, अलग अलग सिटीज का देखते हैं। तो एंड फ्रॉम जजमेंट अबाउट द टेम्परेचर वेरिएशन इन देम, और उसी के बेस पे हम अपने टेम्परेचर के वेरिएशन का जजमेंट भी लेते हैं। तो वही क्या है, उसकी रेंज कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओपन इंडेड डिस्ट्रीब्यूशंस आर दोज इन विच आइदर द लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास और द अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास और बोथ आर नॉट स्पेसिफाइड। तो ओपन इंडेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो ओपन इंडेड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें जो लोअर लिमिट होती है क्लास की, लोएस्ट क्लास की, और जो अपर लिमिट होती है हाईएस्ट क्लास की, वो दोनों स्पेसिफाइड नहीं होती, एग्जैक्टली बताया नहीं जाता है। वही क्या कहलाता है, ओपन इंडेड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये तो हमने रेंज पढ़ा था कि हम मेजर्स ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्यूडी यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था जो कि हमारा मीन मीडियन मोड वाला था, उसमें हमने पढ़ा था कि हम क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं, या Q1, Q2, Q3 हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, तब यहाँ पे आइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इवन वन एक्सट्रीमली हाई और लो वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन रिड्यूस द यूटिलिटी ऑफ अ रेंज एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो हम बात करें तो जो एक्सट्रीमली हाई या लो वैल्यू होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो रेंज की यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करती है या रिड्यूस करती है। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, तो उसके लिए हमें क्यूडी का यूज करना पड़ता है। Thus you may need a measure which is not unduly affected by the outliers। तो हमें ऐसी मेजर की जरूरत होती है जो अनड्यूली अफेक्ट नहीं करते आउटलायर्स को, जबकि हमारा रेंज जो है वो एक ऐसा मेजर है जो अनड्यूली अफेक्टेड होता है आउटलायर्स से। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज से। तो इसलिए हमें क्यूडी की जरूरत होती है। चलिए आगे देखते हैं।
इन सच अ सिचुएशन इफ द एंटायर डेटा इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमारा जो डेटा है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ठीक है, जैसे 25 25 25 25, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो वहां पे हमारी जो वैल्यूज है उनका क्वार्टाइल और मीडियन आसानी से निकल सकता है। ऐसा हमने पढ़ा भी है चैप्टर 5 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स Q3 एंड Q1 respectively are used to calculate inter quartile range which is Q3 minus Q1। तो हम जो है Q1 और Q3 का यूज करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए किसी भी डेटा की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज बेस्ड अपॉन मिडिल 50% ऑफ द वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसी होती है, वो हमारी जो मिडिल वैल्यूज होती हैं 50% जो वैल्यू होती है पूरे ओवरऑल डेटा की, उसी पे जो है वो रिप्रेजेंट करती है, या रेंज उसी के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। देयरफॉर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये कोई एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट इसको नहीं होता, ठीक है। हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। तो पूरी इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो हाफ पार्ट होता है वही क्या कहलाता है, क्वार्टाइल डेविएशन कहलाता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। हम इंटर क्वार्टाइल रेंज जो कि Q3 माइनस Q1 से निकलती है उसका हाफ करेंगे तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकल आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। QD इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो QD यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम और अच्छे से समझते हैं। बुक में एग्जाम्पल जो दिया हुआ है कि हम कैसे रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं उस केस में जब हमारा अनग्रुप्ड डेटा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई है 20, 25, 29 करके 70 तक, और रेंज हम निकालना चाहे तो हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू 70 है, इसलिए हमने 70 लिख लिया है, और सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारी 20 है, उससे नीचे कोई और वैल्यू नहीं है। तो 70 माइनस 20 कर देंगे तो इसकी रेंज क्या निकल रही है, 50 निकल रही है। तो रेंज तो निकालना हमारे लिए काफी आसान है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि सिंपल होती है, ठीक है। आगे फॉर क्वार्टाइल डेविएशन हमें क्या निकालना होगा, Q3 और Q1 की वैल्यूज को निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं Q3 Q1 की वैल्यूज कैसे निकलती है। Q1 की बात करें तो Q1 इज द साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई 4th वैल्यू। तो Q1 कैसे निकलता है n ग्रुप डेटा में के केस में, उसके केस में हम n+1 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं तो हमारा Q1 निकल आता है, ठीक है। n हमारा n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम ऑब्जर्वेशन में देखें तो टोटल 11 है, 20, 25, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो n हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। और Q1 की बात करें तो Q1 इज द साइज ऑफ थर्ड वैल्यू। तो Q1 हमारा थर्ड वैल्यू होगा, और थर्ड वैल्यू हमारी क्या है, क्योंकि हम जब इसको n+1 करेंगे यानी 11+1 करेंगे, हम क्या करेंगे मैं बता देती हूँ आपको, 11+1 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 4 3 12 होता है, तो थर्ड वैल्यू हमारी Q1 कहलाएगी। तो थर्ड वैल्यू हमारी क्या है डेटा में, थर्ड वैल्यू अगर हम देखें तो 29 है, तो इसका मतलब Q1 हमारा क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यही इसमें Q1 और Q3 निकालना ही थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी तो चीजें आसान है। चलिए आगे देखते हैं। एज द वैल्यूज आर ऑलरेडी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्योंकि हमारी वैल्यूज जो है असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है, इसलिए हमको अरेंज नहीं करना, और अगर अरेंज नहीं होती तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते, तब Q1 और Q3 निकालते, ठीक है। तो इसलिए हमारी थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी। आगे देखते हैं हम Q3 कैसे निकालेंगे। Q3 का फॉर्मूला होता है 3n+1 डिवाइडेड बाई 4। तो n हमारा 11 है, तो 3n+1 हमारा क्या हो जाएगा, 12। तो 12 3 हमारा 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो हमारा 4 9 36 होता है। तो 9th टर्म की बात कर रहा है, तो 9th टर्म हमारी क्या है, 51 है आई थिंक। 9th टर्म देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 51 है, यानी Q1 हमारा 29 आ गया और Q3 हमारा 51 आ गया, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में पुट करके क्वार्टाइल डेविएशन आराम से निकाल सकते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो यानी हमारा 51 माइनस 29 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम।
फॉर द चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा किस पे है, जिसमें हमें रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। ये हमारी क्यूमुलेटिव सीरीज है, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है और हमें इसमें रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कैसे निकालते हैं। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं। कैलकुलेट द रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, तो हमें इसमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो हमें इसका रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो रेंज की बात करें तो रेंज तो हम आसानी से निकाल लेंगे। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास। तो 90 है हमारी अपर लिमिट और लोएस्ट क्लास हमारी 0 है, तो 90 माइनस 0 कर देंगे तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फॉर क्वार्टाइल डेविएशन फर्स्ट कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस इंटरवल तो हमें क्वेश्चन में ही दिया था, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो आई होप आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 आ जाएगी, उसके बाद 5 + 8 कर देंगे हम, तो हमारी सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 आ जाएगी। फिर 13 + 16 कर देंगे 29 आ जाएगा। फिर 29 + 7 कर देंगे 36 आ जाएगा। फिर 36 + 4 कर देंगे 40 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी टोटल n वैल्यू आ जाएगी 40। चलिए अब Q1 निकालना है, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, तो हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज है हमारी, इसलिए हमारा जो Q1 का फॉर्मूला हो जाएगा वो n डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। वहां पे क्या था, वहां पे n + 1 डिवाइडेड बाई 2 था हमारा, यहाँ पे क्या है nth डिवाइडेड बाई 4। तो अलग अलग सीरीज के लिए अलग फॉर्मूला होता है Q1 और Q3 निकालने का। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमारा ये फॉर्मूला है। तो हमारा जो n है वो 40 है, उसको जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, n है 40 है, उसको जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10th। तो 10th वैल्यू हमारी कहाँ पे होगी, वो हमारी जो है 10 और 20 के बीच में होगी। तो हमारा Q1 जो है वो 10 और 20 के बीच में लाई करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नाउ टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ Q1, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए Q1 की। अभी तो 10 और 20 के बीच में कोई वैल्यू है Q1 की, हमें ये पता है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L + n डिवाइडेड बाई 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई f इंटू आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द रिलीवेंट क्वार्टाइल क्लास, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द प्रीसीडिंग या द क्वार्टाइल क्लास। तो जिससे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हुई है, जो फर्स्ट हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वही हमारी वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है CF में। ठीक है, और आई का मतलब होता है इंटरवल्स, क्वार्टाइल क्लास के बीच में जो इंटरवल है वो कितना है, और एफ से हमारी फ्रीक्वेंसी होती है क्वार्टाइल क्लास की। चलिए हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो 10 + 10 - 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10, तो हमारा Q आ जाएगा, Q1 आ जाएगा 16.25। ठीक है, चलिए अब Q3 का फॉर्मूला देखते हैं। Q3 हम कैसे निकालते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, 3 इंटू n डिवाइडेड बाई 4th टर्म। ठीक है, Q3 ऐसे निकलेगा। तो आगे देखते हैं। तो 30th वैल्यू हमारी आ रही है जो कि 40 और 60 के बीच में है। तो इसका भी एग्जैक्ट निकालने के लिए Q3 हमारा फॉर्मूला क्या है, L प्लस वही सेम फॉर्मूला है, 3n डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई f इंटू आई हो जाएगा। L मतलब हमारी लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो चलिए 40 + 30 - 29 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 20 कर देंगे तो Q3 आ जाएगा 42.87। तो अब हमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 माइनस Q1 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा 13.31। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज Q1 इज द साइज ऑफ n + 4th वैल्यू। अगर हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो वहां पे Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 डिवाइडेड बाई 4th वैल्यू। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करें तो वहां पे Q1 का फॉर्मूला nth डिवाइडेड बाई 4th हो जाता है, n + 1 नहीं किया जाता। ठीक है, उसी तरीके से Q3 एंड मीडियन ऑल्सो n इज यूज इन प्लेस ऑफ n + 1। उसी तरीके से Q3 और मीडियन में भी हम केवल n को लेते हैं, n + 1 नहीं करते कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। बाकी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम n + 1 करते हैं, चाहे वो Q1 हो, चाहे वो Q3 हो या मीडियन का फॉर्मूला हो। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं।
If the entire group is divided into two equal halves and the median calculated for each half, you will have the median of the better student and the median of a weak student. तो इस हिसाब से हम एक बेटर स्टूडेंट का मीडियन निकाल सकते हो, वीक स्टूडेंट का भी निकाल सकते हैं. These median differ from the median of the entire group by 13.31% on the average. ठीक है, आगे देखते हैं. Similarly, suppose you have data about incomes of people of a town. तो suppose हमारे पास कोई डेटा है एक टाउन में जितने लोग रह रहे हैं उनकी इनकम का. ठीक है, तो मीडियम इनकम ऑफ ऑल पीपल कैन बी कैलकुलेट. तो हम सभी पीपल्स के, सभी लोगों की मीडियन इनकम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मेजर्स की मदद से. ठीक है, नाउ इफ ऑल पीपल आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल ग्रुप्स ऑफ रिच एंड पुअर. तो अगर सारे पीपल को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, गरीब और अमीर यानी रिच और पुअर, मीडियंस ऑफ बोथ ग्रुप्स कैन बी कैलकुलेटेड. तो हम बोथ ग्रुप का मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन विल टेल यू द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द मीडियंस ऑफ दीज टू ग्रुप्स. तो क्वार्टाइल डेविएशन हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है, एक एवरेज बताता है मीडियंस, दो ग्रुप के मीडियंस के डिफरेंस का. ठीक है, बिलोंगिंग टू रिच एंड पुअर फ्रॉम द मीडियन ऑफ द एंटायर ग्रुप. ठीक है, तो पूरे एक एंटायर ग्रुप के दो अलग अलग मीडियंस का जो है एवरेज डिफरेंस हमें बताता है क्वार्टाइल डेविएशन. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन कैन जनरली बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो जनरली इसे हम ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करते हैं और नॉट अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. और ये कभी भी एक्सट्रीम वैल्यूज से अनड्यूली अफेक्ट नहीं होते, जबकि हमारा जो रेंज होता है वो अनड्यूली अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से. तो आई होप आपको आज का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके, क्योंकि यहाँ पे कोई फीस नहीं चार्ज की जाती, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो जितने ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोज़ देखने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.